हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप ये कोरोना काल में भी सेफ होंगे और आप सेफ रहिएगा। और अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के रखिएगा। और जितना महत्वपूर्ण हो उतना आप, जितना महत्वपूर्ण कार्य हो तभी आप जाइए। नहीं तो अगर महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट कार्य नहीं, प्लीज़ अपने घर में रहिए। अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने को सेफ रखिए कोरोना से, ठीक है। क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया है। अपने आप को सेफ रखिए और घर में बैठ के जो करना है करिए। जब तक कोरोना काल है तब तक आप घर से बाहर ना जाइए। बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से मैंने शुरुआत किया था ये नेटवर्क एनालिसिस। थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में थोड़ा मैंने बताया था, कि जहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इंडक्टेंस के बारे में बताया था, कैपेसिटेंस के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से नेटवर्क एनालिसिस पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ते हैं आखिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस करवाऊंगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे कराऊंगा एक दो क्वेश्चन जो कि ओम्स लॉ से रिलेटेड है, जो कि मैंने फील्ड थ्योरी बताई थी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि भाई जो भी मैंने सर्किट एनालिसिस के बेस पे सर्किट थ्योरी और फील्ड थ्योरी दो बताई थी। जे इक्वल टू सिग्मा ई और आपका वी इक्वल टू आई आर। और दोनों रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है, दोनों टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। और जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं उनके कारण क्या होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही एज ए प्री रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। और उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही हमको जो है आप कह सकते हैं कि हमें ये ओम्स लॉ वैलिड मिलता है। लीनियर ग्राफ मैंने बताया था ना, वी और आई कैरेक्टरिस्टिक के बीच जो ग्राफ होती है वो लीनियर होती है, वही हमें मिलता है। और उसी पे हमें वर्कआउट करना होता है। हमारा जो नेटवर्क एनालिसिस है इसी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये पूरे के पूरे लीनियर ग्राफ पे ही वर्क आउट करता है, ठीक है। वेरिएबल टेम्परेचर पे हम बात नहीं करते, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बीटेक तक के सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। तो ये बीटेक मतलब कि आपको फोर्थ ईयर तक के सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ लीनियर रीजन में ही बात करनी है। नॉन लीनियर रीजन में हम मतलब समझिए पीजी में बात करते हैं, वहाँ पे बात होती है। वहाँ भी उतना बात नहीं होती, लेकिन हम नॉन लीनियर रीजन में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने ओम्स लॉ वगैरह पढ़ाया था, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस जो पढ़ाया था, वो सारी चीज़ों पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डाटा दिया रहा है क्वेश्चन में, व्हाट एवर द डाटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, वन शुड राइट इट डाउन, राइट। हमें उसको लिख लेना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 12 ओम दिया है। कनेक्टेड अक्रॉस द 110 50 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है? 110 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। नाउ फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब एक सर्किट है, इस तरीके का सर्किट दिया है, जहां पे आपका प्लस माइनस और एक रेजिस्टेंस दे दिया है, राइट। रेजिस्टेंस क्या है? ये आपका जो रेजिस्टेंस दिया है जो ये 12 ओम का है, ये जो वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट का है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज की है। अब हमको मालूम करना है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये कितना करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हम मानेंगे कि ओम्स लॉ वैलिड है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, राइट, इन द सर्किट एनालिसिस। क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फील्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट कोई रिलेशन नहीं है। वो जब हम EMFT पढ़ते हैं तब वहाँ पे J इक्वल सिग्मा ई का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से V इक्वल आई आर हो गया, तो यहाँ से I क्या हम लिख सकते हैं? V बाई आर। V कितना दिया है? 110 वोल्ट, 110 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा करंट कितना आ रहा है? आपका आ जाएगा 55/6 एम्पीयर। ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इतना करंट फ्लो होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस द्वारा पावर कितना एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो मैंने बताया था आपको जब मैं रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा रहा था कि जो पावर रहता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो या तो रहता है V इंटू आई, या V को आई आर लिख दे तो आई स्क्वायर इंटू आर, या इसको हम V स्क्वायर बाई आर लिख देते हैं। अगर आप उस क्लास में नहीं थे तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है P इक्वल टू V वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं पावर निकालने के। जो आप सबसे इजी है आप उससे निकाल लो। सबसे इजी तो हमको लगता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस दिया है 12, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ये 110 स्क्वायर बाई 12, ये होमवर्क है आपका। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कितना आ रहा है, मैं देखूंगा और रिप्लाई करूंगा कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आप अप्रोच करेंगे। अगर आप बीटेक में हैं और अगर आप डबल ई के स्टूडेंट हैं और ये आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गेट का एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो लिखना नहीं पड़ता, आपको बस खाली फॉर्मूला लगा के टिक करना होता है आंसर। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, मैं उसके लिए भी पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, अगर आपको इस तरीके का लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेप के मार्क मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो इसमें दिया है कि एन इलेक्ट्रिक करंट 20 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो जो दिया आप लिख लीजिए, यहाँ पे करंट कितना दिया है 20 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आर, यानी इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। कनेक्टेड अक्रॉस द 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया है 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल, फिर से हमें क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है। तो सिंपल सी बात है, आप लगाइए अप्लाई ओम्स लॉ, राइट। सो V इक्वल टू I इंटू आर, हमें R निकालना है, तो R आ जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना दिया है 120, करंट कितना दिया है 20, तो क्या नहीं आ जाएगा 26 जा 120 यानी 6 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 6 ओम। ओम क्या है, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, मैंने बताया था OHM, या ऐसे ओमेगा की साइन पे भी हम ओम लिखते हैं, ठीक है। अब पावर डिटरमाइंड, पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है V स्क्वायर बाई आर लिख दिए, सबसे इजीएस्ट मेथड 120 का स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 120 इंटू 120 अपॉन 6, तो 620 यानी आपका आ जाएगा 12 24 2400 वाट। ये आपकी पावर है, पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू ये है। सो इस तरीके से, और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट हमने बताया था कि हमेशा इसकी यूनिट वाट में होती है, पावर की यूनिट हमेशा वाट में होती है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई लिखते हैं, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर को हम वाट भी करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने कराए ओम्स लॉ के बेस पे, रेजिस्टेंस का परसेंटेज, इंडक्टेंस जो भी पढ़ाया तो सबके बेस पे मैंने दो क्वेश्चन कराए। अब आगे यहां से चलने के लिए अब हमें आगे जो पढ़ना है वह है नेटवर्क इक्वेशन। KCL क्या होता है, KVL क्या होता है, कैसे लगाते हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे चलते हैं और समझते हैं KCL क्या है, KVL क्या है। चलिए, सो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं नेटवर्क इक्वेशंस। तो हेडिंग डाल लीजिए नेटवर्क इक्वेशंस, हेडिंग डाल दीजिए नेटवर्क इक्वेशंस, ठीक है। सो बेसिकली जो हम नेटवर्क एनालिसिस में यूज करते हैं, वेरियस करंट, हर ब्रांच की करंट, हर ब्रांच के वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए, किसी पार्टिकुलर मतलब कि नेटवर्क एलिमेंट को, यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस के क्रॉस करंट, उसके क्रॉस वोल्टेज को मालूम करने के लिए जो बेसिक नियम, जो बेसिक कैलकुलेशन, जो बेसिक इक्वेशंस हम लगाते हैं, वो इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक KCL, एक KVL, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क इक्वेशन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, और ये फर्स्ट है सबसे पहले KCL, इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स, क्योंकि किरचॉफ्स साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, किरचॉफ करंट लॉ। अमूमन भाषा में KCL KVL बोलते तो कभी कभी फुल फॉर्म में दिक्कत हो जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये सबके नाम के भी अपना मतलब है, क्यों ये बोला गया, किरचॉफ तो खैर साइंटिस्ट का नाम है, करंट लॉ क्यों बोला गया, वोल्टेज लॉ क्यों बोला गया, क्योंकि इसके जो डेफिनेशंस हैं, ये जो होता है, ये जो इसका वर्क होता है वो इसी करंट से रिलेटेड है, वोल्टेज से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, एक है किरचॉफ करंट लॉ, एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम प्यार से KCL भी करते हैं, इसको प्यार से KVL भी करते हैं, ठीक है। प्यार से कहते हैं ना भाई, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम KCL KVL, आराम से इसको कहेंगे और कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन डालिए, व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। अब मैं लिखवाता हूं, अब ध्यान से लिखिए, इन दिस लॉ, ठीक है, नोट डाउन करिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से नोट डाउन करिएगा। इन दिस लॉ किरचॉफ्स
स्टेट्स दैट, किरचॉफ साहब क्या कहते हैं, वे कहते हैं इनकमिंग करंट एट अ पार्टिकुलर नोड, नोट डाउन करेगा, इनकमिंग करंट एट अ पार्टिकुलर नोड इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट पे, इन्हें किसी एक सर्किट पे कोई पार्टिकुलर नोड पे जो इनकमिंग करंट रहता है इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट ऑफ अ पार्टिकुलर नोड। किरचॉफ साहब ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे वेरियस नेटवर्क पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट को, सारे रिसर्च से उन्होंने एक चीज़ पाया, वेरियस इंस्ट्रूमेंट लगा के उन्होंने मेजर किया था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा के उन्होंने देखा भी था कि आखिर क्या ये सारी चीज़ें हो रही। तो उन्होंने वेरियस नोड्स पे, अलग अलग नोड्स पे, नोड्स सबसे पहले समझते हैं नोड्स क्या होता है। जैसे कि हमने नेटवर्क में देखा होगा बहुत बार कि लोग बोलते हैं नोड पे लगाओ, नोड पे लगाओ, तो नोड होता क्या है याद रखिएगा। कोई भी नेटवर्क ले लीजिए, कोई भी आप नेटवर्क ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या ये ले लीजिए। ये तीनों सर्किट को ध्यान से देखिएगा। जो मेरा ये मैंने सर्किट बनाया है, इसका नोड कहाँ कहाँ होगा ये जरा बताइए, नोड कहाँ होगा, नोड। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी पॉइंट पे दो पैसिव एलिमेंट, जिस भी पॉइंट पे दो पैसिव एलिमेंट ज्वाइन करते हैं, जैसे लेट अस सपोज इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को ज्वाइन किया होगा। उस पॉइंट को अब ये देखिए, रेजिस्टेंस हो सकता है, ये इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, नो मैटर, ठीक है। इसके बीच जो पॉइंट होगा इसी को हम कहते हैं नोड। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको भी नोड कर दें, हम इसको भी नोड कर दें, इसको हम नोड नहीं कर सकते, इसको नोड नहीं कर सकते, इसको नोड कह सकते, ठीक है। तो नोड कहना, किसको नोड कहना है ये भी निर्भर करता है। नोड याद रखिएगा, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोड हम किसको कहेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, इसके बल पे हम नोड किसको कहेंगे, लिखिए नोड इज अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, node is a point in the electric circuit where two or more than two, where two or more, you can write where two or more passive network, where two or more passive network join, where two or more passive network join। जहां भी ऐसा होगा वहां पे नोड बनेगा। ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का देखिए, सेकंड में कहां कहां नोड होना चाहिए, एक नोड यहां होगा और यहीं होगा, बाकी आप इसको नोड नहीं कह सकते, इसको नोड नहीं कह सकते, इसको नोड नहीं कह सकते। पूछिए क्यों? यहां पे तो एक ही पैसिव एलिमेंट है ना, मैंने दो का लिखवाया है, टू होना चाहिए। तो दूसरा आपको दिखता है क्या, आसपास कुछ दूसरा दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो ये नोड कैसे हो जाएगा, ये नोड नहीं होगा। यहाँ पे नोडल हम नहीं लगा सकते, नोड हम यहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ याद रखिएगा, अगर बीच में लेट अस सपोज कि अगर ये रेजिस्टेंस के अलावा मेरा यहाँ पे बीच में आ जाता आपका कोई भी एक्टिव सोर्स, लेट अस सपोज कोई करंट सोर्स आ जाए, अभी एक्टिव सोर्स पैसिव सोर्स वाले बताऊंगा, कोई भी करंट सोर्स आ जाए तो भी ये नोड होगा। लेकिन अगर यहीं से एक रेजिस्टेंस हट जाए, हमने हटा दिया रेजिस्टेंस, तो क्या ये नोड होगा? जैसे ये सर्किट मैंने बनाया है, क्या ये नोड होगा क्या? कभी नोड होगा क्या? नेवर, ये नोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पैसिव एलिमेंट किधर है, एक ही पैसिव एलिमेंट तो है, ये नोड कैसे हो सकता है? ये नोड नहीं हो सकता, ठीक है।
तो नोड का डेफिनेशन तो कुछ इस तरीके से है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग चीज़ बताते हैं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है कैलकुलेशन वगैरह में कि नोड हम किसको कह सकते हैं किसको नहीं कह सकते, क्योंकि हम इस पार्टिकुलर जगह पे इसको नोड नहीं कह सकते। क्यों कहेंगे इसको नोड? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट नहीं है, नोड नहीं हो सकता, नोड हर जगह नहीं होता। नोड सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार नोड हो सकता है, मैं कुछ गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है और वो ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि हमेशा पैसिव एलिमेंट दो से या उससे ज़्यादा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम पैसिव एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। सो मैंने रफ कर दिया है और आप जो पहले आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह सब वहीं पे होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या लिखाया, नोट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया, इनकमिंग करंट एट ए पार्टिकुलर नोड in a circuit is equal to the outgoing current in a particular node in a circuit। चलिए थोड़ा फिगर बना के देख लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी नेटवर्क है, कोई इंडक्टेंस है, कोई कैपेसिटेंस है, कोई रेजिस्टेंस है, इसी प्रकार से कोई भी नेटवर्क हम ले लें। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लिए, 3 ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे क्या नोड होगा, ये बीच वाला नोड होगा क्योंकि एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट यहाँ पे ज्वाइंट है तो ये नोड होना चाहिए, तो ये क्या है मेरा नोड। अब मैंने क्या कहा था, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो करंट है ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4, ये है I5 और ये है I6। अब मेरे को बताइए ना, इनकमिंग करंट क्या है, आउटगोइंग करंट क्या है, बताइए क्या है इनकमिंग करंट, इसमें क्या है आउटगोइंग करंट। तो हमें ध्यान से दिख रहा है I1, I2, I4, ये इनकमिंग करंट है कि नहीं, इनकमिंग करंट है कि नहीं, तो हम लिख नहीं सकते क्या इसको इनकमिंग करंट, लिखिए ना, I1, I2 और I4 ये क्या है इनकमिंग करंट, और I3, I5 और I6 ये क्या है आउटगोइंग करंट, I3, I5, I6 ये सब क्या आ जाते हैं आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट समझ में आया, आउटगोइंग करंट समझ में आया। अब जो मेरा ये केसीएल क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट का सम कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1, I2, I4 इज इक्वल टू कहाँ आउटगोइंग है I3, I6, I5। ठीक है, I3, I6, I5 यही इक्वेशन तो कह रहा है मेरा केसीएल, किरचॉफ साहब यही कह रहे हैं ना करंट के बारे में कि भाई किसी भी नोड पे, किसी सर्किट पे, किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, यही कहा जा रहा है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I4, I3, I6, I5 उधर कर लीजिए तो आएगा माइनस I3 माइनस I6 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या टोटल सम ऑफ करंट अक्रॉस द नोड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। टोटल सम ऑफ द करंट अक्रॉस द नोड मतलब कि कमिंग और आउटगोइंग इन द नोड इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड इज 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मतलब टोटल इनकमिंग करंट प्लस टोटल आउटगोइंग करंट दोनों मिला के 0 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो यही तो है मेरा केसीएल, यही तो है केसीएल।
किरचॉफ करंट लॉ यही है ना कि भाई टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट या टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0। तो यही है केसीएल। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हेडिंग डाल लीजिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जिसको प्यार से केवीएल बोलते हैं। अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिएगा। पहले डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं। लिखिएगा अलजेब्रिक, ये ई है, सम ऑफ वोल्टेज, algebraic sum of voltage in the circuit is 0। और यही है मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सर कहेंगे बस क्या बता दिए आप भाई, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट इस यही केवीएल है। सर्किट की थोड़ा समझाता हूँ तो आसानी सब समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले कुछ मैं साइन कन्वेंशन आपको बताना चाहूंगा। साइन कन्वेंशन आप हेडिंग डाल दीजिए क्योंकि उसके बगैर सर्किट समझ में नहीं आएगा। साइन कन्वेंशन, इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं थोड़ा वोल्टेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप इक्वेशंस लगाते हैं, मतलब कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे जाते हैं। तो उसके पहले आप जान लीजिए क्या होता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब जैसे कि बैटरी है, पोलैरिटी है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, जैसा यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। अब हम केवीएल में क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अदर पोटेंशियल, फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अदर पोटेंशियल, यही काम करते हैं हम केवीएल में। सो अगर हम मूव करते हैं, आप बस जाने रहिए, जब हम सर्किट में पढ़ाएंगे केवीएल क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं अभी। ठीक है, बस आप जान लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। साइन कन्वेंशन इस केस में या इस केस में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक दोनों में से कोई एक लोग मानते हैं। ठीक है, मैं क्या मानता हूं मैं बताता हूं। अगर मैं मूव करूं फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी मैं अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल मूव करता हूं तो मैं मानता हूं कि मेरी एनर्जी बढ़ गई, मैं पॉजिटिव हो गया। कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव हो गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। जब मेरी एनर्जी बढ़ गई तो मैं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी एड ऑन हो, तो हमेशा पॉजिटिव रहूं। तो यहां पे जो वोल्टेज का साइन मैं लूंगा प्लस वी, माइनस से प्लस जाते समय जो भी एनर्जी मेरी बढ़ी ये मैं प्लस वी लूंगा। यही अगर उल्टा हो, अगर मुझे प्लस से माइनस मूव करना हो, अगर मुझे प्लस से माइनस मूव करना हो तो जो मैं v का मैग्नीट्यूड तो v ही रहेगा, लेकिन उसका जो पोलैरिटी है वो माइनस में लिखूंगा। वो क्या लिखूंगा, माइनस v। यानी अगर ऊपर से नीचे में आ रहा हूं, ये बड़ा प्लेट और ये छोटा प्लेट है, प्लस से माइनस आ रहा हूं तो माइनस v, माइनस से प्लस जा रहा हूं तो प्लस v। ठीक है, ये वो साइन कन्वेंशन है जो मैं मानता हूं। दूसरा साइन कन्वेंशन है एक और जो कई किताबों में लिखा है, कई लोग मानते हैं। वह क्या है कि लोग कहते हैं कि ये तो एक फर्स्ट साइन कन्वेंशन हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स कर लें आप, बिल्कुल नहीं। दूसरा साइन कन्वेंशन जो होता है, दूसरा तरह का जो साइन कन्वेंशन होता है वो ये होता है कि अगर कोई बंदा माइनस से प्लस जाता है, ये माइनस से प्लस जाने वाले कहते हैं कि मैं माइनस से जा रहा हूं प्लस, मैं माइनस से नेगेटिव पोटेंशियल से मैं पॉजिटिव पोटेंशियल पे जा रहा हूं, तो मैं अपना वोल्टेज नेगेटिव ही रखूंगा, मैं अपना वोल्टेज नेगेटिव रखूंगा। वो अपना एनर्जी इंक्रीज हुआ नहीं मानते, वो अपना वोल्टेज नेगेटिव रखेंगे। उसी तरीके से अगर वो प्लस से माइनस आते हैं, वो कहते हैं कि मैं प्लस से आ रहा हूं तो मेरा वोल्टेज पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा वोल्टेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये साइन कन्वेंशन उनका है और ये दोनों अलग है, दोनों सही है, दोनों साइन कन्वेंशन सही है। आपको जो मानना है वो आप मानिए, मैं कहूंगा आप मेरा वाला मानिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं सारी चीजें इस साइन कन्वेंशन के अनुसार करने वाला हूं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, या रेजिस्टेंस की ही तरह कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे मालूम करेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट हम रेजिस्टेंस को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा,
करंट कहीं से भी फ्लो हो सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं आप जाके पहले पिछली वीडियो देखिए, जहां पे मैंने बताया था करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि करंट जहां भी फ्लो करेगा उस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज प्लस और माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट अगर ऐसे फ्लो करता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस हो जाएगा। यदि करंट ऐसे फ्लो ना करके ऐसे फ्लो करता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। मतलब कि जो पोलरिटी है किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज की, तो वो कैसे डिसाइड होगी करंट के डायरेक्शन से। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ये रिमेंबर रखिएगा। अब हमको मालूम करना है कि किस तरीके से हम चल रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। करंट यहां से नहीं, यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है, अगर हमको यहां से मूव करना है प्लस से माइनस मूव करना है, तो ध्यान रखिएगा सर्किट एलिमेंट के क्रॉस, हम पहले ही बता चुके, हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, मेरी एनर्जी कम हो रही है, हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। दूसरा साइन कन्वेंशन में लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन, कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो वो प्लस साइन लेते हैं। लेकिन मेरे साइन कन्वेंशन के अनुसार मैं प्लस से माइनस नेगेटिव लूंगा। इसका अगर रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो हम जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो हम लेंगे माइनस I इंटू R, ठीक है। माइनस I इंटू R, यही R की जगह L रहता तो माइनस I इंटू XL, C रहता माइनस I इंटू XC। XC एक्चुअली वो है कि कैपेसिटिव यू कैन से योर रिएक्टेंस इन फॉर्म ऑफ ओम। हम फराड या हेनरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। XC और XL, XC की वैल्यू होती है 1/2/FC और XL की वैल्यू होती है 2/FL, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जो ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ड्रॉप, माइनस I इंटू R। कुछ साइन कन्वेंशन लेके प्लस I इंटू R लिख लेते हैं, तो आपको ये सही लगे, इस केस में जो VR आएगा वो आएगा प्लस I इंटू R। तो जो आपको सही लगे, दोनों सही है, दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पिक करेंगे, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस वाला तो ये फॉलो किए, बैटरी वाला ये फॉलो किए, आपको सब फॉलो करना है एक ही साइन कन्वेंशन के अनुसार। अगर बैटरी आप मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे मेरा एनर्जी कम हो रहा है तो माइनस भी लेंगे, तो रेजिस्टेंस में आप प्लस से माइनस जाने पे भी जब प्लस से माइनस आप जा रहे हैं तो भी माइनस IR लेंगे, यानी आप मूव कर रहे हैं तो प्लस माइनस IR ही लेंगे। अगर आप रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव कर रहे हैं, करंट उस डायरेक्शन में है तो यही। अगर हम कहें कि हम मूव तो कर रहे हैं प्लस से माइनस, अगर हम मूव कर रहे हैं प्लस से माइनस लेकिन करंट का फ्लो अपोजिट है, हम मूव कर रहे हैं प्लस से माइनस लेकिन करंट का फ्लो अपोजिट है, तो क्या हो गया मेरा वोल्टेज ड्रॉप। तो सिंपल हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट हमेशा अगर मान लीजिए आपने माना हुआ है कि करंट तो ऐसी ही फ्लो होनी है और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, हम एक कन्वेंशन मान के चलते हैं कि एक डायरेक्शन है करंट का वो पॉजिटिव, सर्किट में आपको अपीयर हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। तो अगर कोई करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव माने और उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें मूव करना है प्लस से, हमें मूव करना है यहाँ से यहाँ, हमें मूव करना है यहाँ से ये प्लस माइनस भी नहीं मानते हैं, हमें मूव करना है, लेट अस सपोज कि प्लस दिया हुआ है, चल मान लेते हैं यहाँ पे प्लस से माइनस हमको मूव करना है, लेकिन करंट दिया हुआ है यहाँ से I से। आप कहेंगे सर करंट माइनस से प्लस थोड़ी फ्लो करता है, करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या है, नहीं फ्लो करता है, ठीक है, नहीं फ्लो करता है, I इक्वल टू 0 आ जाएगा, नहीं फ्लो करेगा तो क्या मेरा ले लेगा। तो ये प्लस माइनस जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हम चल रहे हैं प्लस से माइनस और करंट आ रहा है उल्टा, तब क्या हो जाएगा, जो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस I हो जाएगा इंटू R। लेकिन आप कहेंगे सर हम प्लस से माइनस मूव कर रहे हैं तो मेरी एनर्जी कम होगी, तो माइनस लेंगे, बिल्कुल लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो VR क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस IR, ये हो जाएगा प्लस IR यानी IR। तो याद रखिएगा करंट का डायरेक्शन पे भी आपको ध्यान रखना है, पोलैरिटी पे भी ध्यान रखना है, इन सारे को ध्यान रख के साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में कोई एक साइन कन्वेंशन, या तो आप ये यूज कर लो या आप ये यूज कर लो, दोनों में से एक साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। और एक साइन कन्वेंशन अगर आप बैटरी के लिए यूज कर रहे हैं, वही आप पैसिव एलिमेंट यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस के लिए भी यूज करोगे, अलग अलग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि भाई अगर हम माइनस से प्लस जाते तो मेरी एनर्जी बढ़ती है, ये साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, या माइनस से प्लस जाते हैं तो माइनस से जा रहे तो ये माइनस भी लेंगे, अगर माइनस से प्लस जा रही है मेरा साइन कन्वेंशन है तो हम प्लस भी लेंगे। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस
का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का, क्योंकि सारे आपको मालूम है 90% प्रॉब्लम नेटवर्क के सिर्फ साइन कन्वेंशन पे बेस्ड होते हैं। मतलब साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो आप क्या ही इक्वेशन लगा लोगे, क्या ही इक्वेशन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये तो था साइन कन्वेंशन। अब आते हैं हम एक्चुअली क्या सर्किट पे हम किस तरीके से केवीएल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे मूव ऑन करिएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। सो अब एक सर्किट बनाते हैं जिससे हमें मालूम चल सके केवीएल कैसे लगता है। ठीक है, ये सर्किट है, एक सर्किट मैंने बनाया। अब इस सर्किट में देखिए ध्यान से कि हमें केवीएल लगाना है। तो केवीएल का डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया था, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट इज जीरो, यानी टोटल सम हमें वोल्टेज लेना था वो जीरो है। केवीएल में हम क्या करते हैं, लूप इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। एक लूप इक्वेशन लगाते हैं, मतलब कि एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हम पकड़ते हैं, इस पॉइंट से घूम के हम इसी पॉइंट पे आए, ठीक है। दो तरह के केवीएल हम लगाते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट केवीएल, एक आपको पॉइंट टू ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल, ठीक है। दो तरह का केवीएल हम लगाते हैं। केवीएल दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, उधर ही घूम के आना है हमको, दूसरा ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। अगर हम पॉइंट से चले हैं तो इसी पे वापस लौटना है और टोटल जितना वोल्टेज होना है उस सारे का सारा सम हमें जीरो के बराबर करना है। दूसरा, अगर ग्राउंड हो, जैसे लेट अस सपोज कुछ इस तरीके का सर्किट हो, आपका जैसे कोई ग्राउंड है, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है ना, इंडक्टेंस दिया है, और ये फाइनली फिर ग्राउंड हो गया। तो आपको यहाँ पे केवीएल लगाना है ग्राउंड टू ग्राउंड। जब ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल करते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल है। हम किसी पॉइंट पे नहीं लगा रहे, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक केवीएल लगा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट केवीएल लगता है या ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट टू पॉइंट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगेगा, ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगेगा। ये दोनों केवीएल आप याद रखिएगा, इसी तरीके से लगता है। अब जरा पॉइंट टू पॉइंट केवीएल लगा के हम देखते हैं। अब हम इस पॉइंट से मूव आउट करेंगे, यहां से मूव आउट करेंगे और वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे। अब यहां से मूव करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये छोटा जो मेटल का है और ये बड़ा मेटल का है, इस सिंबल, ये छोटा माइनस डिनोट करता है और ये बड़ा प्लस डिनोट करता है। अब हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। मैंने साइन कन्वेंशन में क्या माना था कि माइनस से प्लस मेरी एनर्जी बढ़ रही है तो हम प्लस भी लेंगे, ठीक है। हम वो मान रहे हैं, आपको जो मानना है मानिए, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप भी प्लस वी ही मानिए, प्लस वी। अब देखिए, अब करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, यानी ये डायरेक्शन हम करंट का पॉजिटिव मानेंगे। आज जब करंट का ये डायरेक्शन है तो करंट जब फ्लो करता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल मूव करता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव ये मूव करेगा। तो अब हम वोल्टेज ड्रॉप क्या लेते हैं, करंट इंटू R1 लेते हैं। हमें अलजेब्रिक सम यानी सम करना है। अब यहां से इसका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, वो I इंटू R1 होगा। लेकिन हमें जब अलजेब्रिक सम कर रहे होते हैं तो हमने पहले कहा प्लस से माइनस, यानी मेरी एनर्जी घटी, यानी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस I इंटू R1। तो प्लस V के साथ आएगा आपका माइनस I इंटू R1। एकदम ध्यान से देखते रहिए। सिमिलरली यहाँ पे प्लस से माइनस जाएगा, माइनस I इंटू R2। सिमिलरली यहाँ पे प्लस से माइनस जाएगा, माइनस I इंटू R3 इज इक्वल टू जीरो। घूम के यहीं पे ना है, ये कहते हैं ना घर का क्या कहते हैं, घूम के जो भी घर को आना, शाम का भूला घूम घर को आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे घूम के यहीं पे आए। अब इसको जीरो कर दिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है ना, यही तो लगाना था। इसी को तो केवीएल कहते हैं। मतलब घूम के पॉइंट टू पॉइंट केवीएल में यहां से चले तो यहां पे वापस आए, ग्राउंड में यहां से चले तो यहां पे वापस आए, ग्राउंड टू ग्राउंड, पॉइंट टू पॉइंट, ये दो तरह के केवीएल होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ था, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ था, मैंने बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। कुछ सर्किट में, इस तरह के सर्किट में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हेडिंग डाल दीजिए रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सर ये आप पढ़ा चुके हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस तो आप बेसिक जानते हैं,
वो मैं ये बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ कि जैसे रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप किसी एक वायर को लो आप, ठीक है, किसी एक वायर को लो, ठीक है, किसी भी एक वायर को लो, अगर उसका वायर आप बढ़ाते जाओगे या आप लंबी वायर लेते जाओगे, जैसे आपने एल लेंथ की वायर ली, अब आपने जो है इसको बढ़ा के 2L लेंथ की वायर ली, इसी तरीके से आप इसको और बढ़ा लीजिए 3L लेंथ की वायर ली। तो जितना लंबा वायर आप लेते जाएंगे, जितना लंबा आप वायर लेते जाएंगे, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस किसी भी वायर का होने वाला है, क्योंकि जितना लंबा वायर लेंगे उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा, जैसे मैंने बताया था रेजिस्टेंस में, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो एक कंक्लूजन निकला, रेजिस्टेंस जो आर से डिनोट होता है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप किसी वायर को आप जैसे लार्जर एरिया का लेते हो, ठीक है, जैसे कोई वायर है, कंडक्टर है, ये एरिया ए, ठीक है, ये बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ है, और लेट अस सपोज एरिया A1 है और दूसरा वायर है, ये एरिया A2 है, और इसमें दिया है A1 इज लेस देन A2, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो याद रखिएगा, जिस वायर का एरिया कम होगा, एरिया कम होना मतलब जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स कम होना, एरिया किसी भी चीज का एरिया ज्यादा है और किसी चीज का एरिया कम है, तो एरिया जिसका कम होगा वहां पे नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कम होंगे। जिसका एरिया ज्यादा है उसका नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि A1 अगर लेस देन A2 है, A1 अगर लेस देन A2 है, ठीक है, तो यहां से दो चीज कंक्लूजन मिल रहा है मेरे को। सबसे पहले तो मैंने कहा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, और ये मैंने कहा कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना किसी भी चीज का ज्यादा एरिया होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एरिया की बात कर रहे हैं, ज्यादा फैलाव होता है, ठीक है। हमने अभी बताया कि लेंथ, जितना हम हाई लेंथ लेंगे नंबर ऑफ एटम्स उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन यही लेट अस सपोज कि हमने एल लेंथ लिया है, ठीक है, और इस एल लेंथ में हम अगर थोड़ा सा एरिया बढ़ा दें तो क्या वहां पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट नहीं हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए थोड़ा हाई स्पेस अवेलेबल होगा। तो जितना पहले था एरिया अगर कम होने पे, एरिया बढ़ने पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हो रहा रेजिस्टेंस, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो दो रिलेशन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक चीज का निर्माण होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये हर जगह यूज होता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी लिखिए, रेजिस्टिविटी। दूसरा क्या लिखेंगे आप, वो लिखेंगे रेजिस्टिविटी, ये रहा रेजिस्टिविटी, रो, इसको रो से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई RA बाई L। तो किसी भी चीज की रेजिस्टिविटी होती क्या है, फिजिकल मीनिंग में बताता हूं आपको, हर जगह आपको मैथमेटिकल मीनिंग मिल जाएगा कि भाई रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती क्या है, उसकी सहने की क्षमता, इंसुलेशन आप पढ़ते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो कितना हाई अमाउंट ऑफ करंट को सह सकता है, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ मेल्टिंग, ये रेजिस्टिविटी होती है उस चीज की। रेजिस्टिविटी हमेशा याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला RA बाई L, ठीक है, इसका फॉर्मूला RA बाई L। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ओम होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है, ये अपॉन मीटर होता है, तो हम इसको लिखते हैं ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखते हैं, ओम मीटर, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं ओम मीटर। अब आगे चलते हैं, आगे की टर्मिनोलॉजी में इसको थोड़ा रफ करता हूं,
तो हेडिंग डाल लीजिए तीसरा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, इट इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, शायद रेजिस्टेंस सही से नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स आप लेंगे, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, और कैपिटल जी क्या होता है 1/r। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, कैपिटल जी होता है 1/r, और इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट। अगर इसका हम देखेंगे तो होता है ओम इनवर्स या ओम इनवर्स, या इसको हम MHO मोह भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया। ये कंडक्टेंस है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बस आपको जानने की जरूरत है टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, किस तरीके से इसका एसआई यूनिट होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ लास्ट, विच इज कंडक्टिविटी। विच इज कंडक्टिविटी, हेडिंग डाल लीजिए, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका जो डेफिनेशन होता है वो लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। मीन्स रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी को हम कैसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखते हैं ओम मीटर, और इसका क्या हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ये दोनों का याद रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी है। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। चलिए हम कुछ टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले लिखिए एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन भाई, डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज लिख लीजिए, एक्टिव नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एंड एक्टिव elements which can deliver energy in the circuit। हम ऐसे नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं जिस सर्किट में कोई एक सोर्स या कोई एक ऐसी डिवाइस जो कि पूरे सर्किट में एनर्जी डिलीवर कर रहा है, उसको हम एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी डेवलप कर रहा है, वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरे को भेज रहा है। तो जैसे कोई भी सर्किट ले लें, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये मेरा क्या है एक्टिव नेटवर्क है, ये पूरा क्या है मेरा एक्टिव नेटवर्क है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये यहां पे मेरा एक्टिव सोर्स है, और इसी ने इसको एक्टिव नेटवर्क बनाया है क्योंकि ये एनर्जी डिलीवर कर सकता है। एक्टिव सोर्स चाहे आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, एग्जांपल लिख लीजिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, या कोई भी तरह का वोल्टेज सोर्स, कोई भी तरह का करंट सोर्स, वो सब का सब एक्टिव नेटवर्क में आता है, वो सब के सब एक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सब एनर्जी को डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये एक्टिव नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक हुआ, और ये एक्टिव नेटवर्क होता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क, चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखिए पैसिव नेटवर्क का। इट कंसिस्ट ऑफ
elements which only absorb or store the energy, और यहां पे और डाल सकते हैं एब्जॉर्ब और स्टोर और डिसिपेट द एनर्जी बट कैन नॉट डिलीवर, राइट। मतलब कि पैसिव नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी स्टोर करेगा, जैसे इन केस ऑफ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, इन केस ऑफ कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस पावर डिसिपेट करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे चीज पैसिव एलिमेंट्स में आएंगे। तो एग्जांपल लिख लीजिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आर कम अंडर पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। और ये सारी चीज एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर इंडक्टेंस तो, अगर आप ज़्यादा पढ़े होंगे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में कि ये पावर डिलीवर भी करता है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन किस केस में करता है? जब इसको ये पाथ मिलेगा पावर डिलीवर करने का तभी ना करेगा। और हम सर्किट में केस बनाते हैं, क्या अकेला इंडक्टर स्टोर के अलावा पावर डिलीवर कर सकता है? क्या कभी नहीं करेगा जब उसको फ्री व्हीलिंग पाथ नहीं मिलेगा। जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो एक फ्री व्हीलिंग पाथ होता है या एक ऐसा पाथ बन जाता है जहां से वो आराम से पावर डिलीवर कर सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडक्टर अकेले की बात करें, कैपेसिटर अकेले की बात करें, क्या वो कभी पावर डिलीवर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो पावर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है या स्टोर कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्टिव नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं जहां पे हम लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क की बात करते हैं। लीनियर नेटवर्क, सबसे पहले लीनियर नेटवर्क की बात करते हैं। तो लिखिए अ नेटवर्क, मैं भी लिखता हूं साथ में आप भी लिखिए, ऐसे डाल के लिखिएगा पहला, which follows straight line VI characteristics। जो VI कैरेक्टरिस्टिक, जो भी मैंने VI कैरेक्टरिस्टिक ओम्स लॉ में बताया था, वो स्ट्रेट लाइन जो भी नेटवर्क फॉलो करे वो नेटवर्क लीनियर नेटवर्क है। दूसरा लिखिए, नेटवर्क विच फॉलोज सुपर पोजिशन थ्योरम। ये मैं आपको बताऊंगा सुपर पोजिशन थ्योरम क्या है, बस अब ये जान लीजिए। वह नेटवर्क जो सुपर पोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, वह नेटवर्क जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक की स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, वह नेटवर्क लीनियर नेटवर्क होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है? एक लीनियर नेटवर्क एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होता है। एक डायोड क्या है? वह नॉन लीनियर है, क्योंकि उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें उसका ये होता है। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में आप एग्जांपल डाल लीजिए रजिस्टर, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा हेडिंग डालिएगा नॉन लीनियर नेटवर्क, राइट। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जस्ट उल्टा इसका, नेटवर्क को हम एन स्लैश करके डब्ल्यू दे देते तो आसानी रहती लिखने में, बार बार नेटवर्क लिखना पड़ेगा। नेटवर्क विच फॉलोज, सॉरी, विच डज नॉट फॉलो, विच डज नॉट फॉलोज स्ट्रेट VI characteristics, राइट। और नेटवर्क विच डज नॉट फॉलो स्ट्रेट VI कैरेक्टरिस्टिक वो नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। दूसरा यही चीज, नेटवर्क विच
does not follow सुपरपोजिशन थ्योरम। वह नेटवर्क जो सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो नहीं करता है, वह नेटवर्क जो जिसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो नॉन लीनियर नेटवर्क होंगे। एग्जाम्पल डाल लीजिए डायोड, एग्जाम्पल डाल लीजिए डायोड, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप इस तरीके से खींच लीजिए, वी आई डायोड का। और लीनियर नेटवर्क में आप जो है रजिस्टर का डालिएगा जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा नॉन लीनियर और लीनियर। आखिरी में बात करते हैं लम्प्ड नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये होता क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। तीसरा, लम्प्ड नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में ट्रांसमिशन लाइन जाते होगी, ऊपर से 11 केवी का लाइन जाता होगा, ठीक है, उस या आप नॉर्मल वायर भी लीजिएगा, तो आपको क्या लगता है, एक वायर लेते हैं, आपको कोई आपके घर में कोई भी वायर है सिंपल, क्या लगता है आपको, इतने दूर में रेजिस्टेंस होगा, इतने दूर में इंडक्टेंस होगा, इतने दूर में कैपेसिटेंस होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो हम अपने सहूलियत के लिए मानते हैं ना। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में एक वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लिख लीजिएगा, जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वायर। किसी भी वायर में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस पूरे में, जैसे मान लीजिए ये पूरा वायर है, ठीक है, इस पूरे को हम मानते हैं वायर है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, हर जगह पूरे बराबर मात्रा में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है। ऐसा नहीं होता कि भाई ये वाले पार्ट में रेजिस्टेंस है, ये वाले पार्ट में कैपेसिटेंस है, ये वाले पार्ट में इंडक्टेंस है, नहीं, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे एटम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी मैटर में, उसी तरीके से इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें तो कैलकुलेशन करना है, हमें तो वोल्टेज, करंट वगैरह की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे हम करेंगे? तो ये हम जानते हैं किसी भी वायर में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम अपनी सहूलियत के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए हम मानते हैं कि इस वायर का सभी रेजिस्टेंस, सभी इंडक्टेंस और सभी कैपेसिटेंस किसी एक जगह जाके कंसंट्रेट हो गए, ठीक है। तो उसको हम सिंबल से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, इंडक्टेंस को ऐसे दिखाते हैं और कैपेसिटेंस को ऐसे दिखाते हैं। जबकि ऐसा किसी वायर में होता नहीं है, ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। लेकिन हमें कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए, हमें एक एक एलिमेंट को समझने के लिए, कैपेसिटेंस को समझने के लिए, इंडक्टेंस को समझने के लिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए, हम इसको अलग अलग मान लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग मान लेते हैं, उसको सिंबल देते हैं RLC, अलग अलग कंसेंट्रेटेड फॉर्म में। मानते हैं कि इस पूरे वायर का कैपेसिटेंस एक जगह आ गया है, इस पूरे वायर का इंडक्टेंस एक जगह आ गया है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस एक जगह कंसंट्रेट हो गया है। आप चाहे तो लिख सकते हैं as the wire resistance, inductance and capacitance, as the wire inductance, resistance, capacitance are uniformly distributed along the line, are uniformly distributed along the wire, right? But for calculation purpose we assume that resistance, inductance, capacitance of a wire या of a transmission line is concentrated over a certain place, that is only for our calculation purpose, और ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसको कंसंट्रेट करने का, इसी को हम बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। The process of concentrating network element, that is resistance, inductance, capacitance is called lumped network,
या लम्प्ड प्रोसेस, लम्प्ड नेटवर्क। एक रेजिस्टेंस है वायर का और हमने उसको इस तरीके से लिख दिया तो हम कहेंगे लम्प्ड रेजिस्टेंस है, यानी कंसंट्रेट फॉर्म है, लम्प्ड इंडक्टेंस है, लम्प्ड कैपेसिटेंस है, इस तरीके से याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है मैंने बता दिया, कोई भी वायर है RLC यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज मैंने आपको क्लासिफाई की, एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क। दूसरा मैंने आपको बताया कि लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है। तीसरा मैंने आपको बताया लम्प्ड नेटवर्क एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या अंतर होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज की क्लास में मैंने बताई, और आज की क्लास की आपकी बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। केवीएल केसीएल बताया, ये बताया, कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, तो आप जाके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं आराम से इसलिए चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको एक एक चीज समझ में आए। अगर मैं एक साथ 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो दे दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ 40 45 50 मिनट का एक बार वीडियो दे देता हूँ, आप आराम से एक एक चीज पढ़ें, आराम से अपने 70-80 लेक्चर पढ़ेंगे ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से एक एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसा लेक्चर मैं करना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए कि फोर्थ ईयर वाला सब्जेक्ट क्या है। फोर्थ ईयर में भी नेटवर्क होता है, थर्ड ईयर में भी होता है, तो सारी चीजें धीरे धीरे एक एक चीज समझेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो आज तक का लेक्चर हुआ, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, आप लोग अच्छा सीख रहे होगे इससे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द इलेक्ट्रिकल गुरु को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जिससे मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, जितना शेयर कर सकते हैं करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए, जिससे उन तक भी वीडियो पहुंच सके बेस्ट तरीके से, बेस्ट जगह से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से नेटवर्क प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे मेरा फेसबुक आईडी दिया है, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे ट्विटर अकाउंट का नंबर दिया हुआ है। आप जैसा चाहे मुझे कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं बेझिझक, खाली रात के समय को छोड़ के जहाँ पे मैं सोता हूँ, बाकी आप कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आप शेयर करते रहिए मेरा वीडियो। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो, और आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा, मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे, मतलब कि इसके बाद के कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यू कैन से अलग अलग तरह के हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कराऊँ मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और इसके बाद हम आगे और भी चीज़ पढ़ेंगे, जहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स, अलग अलग तरह के हम वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स इन सीरीज, वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल, इसी तरह करंट सोर्स इन सीरीज, करंट सोर्स इन पैरेलल, फिर रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, कैपेसिटेंस सीरीज, कैपेसिटेंस पैरेलल, इंडक्टेंस सीरीज, इंडक्टेंस पैरेलल। बहुत कुछ पढ़ना है अभी, एक एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस खोल के धागा रख देंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ और इसी टॉपिक के साथ, मतलब कि इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्ते।